विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। हम आपको आपके पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित आधुनिक हिंदी निबंध के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। पिछले कालांश में मैंने आपको ये बताया था कि निबंध किसे कहते हैं, निबंध का स्वरूप क्या है, निबंध के संबंध में भारतीय और पाश्चात्य अवधारणाएं क्या हैं। इसके साथ ही मैंने निबंध की विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला था। आज के इस कालांश में हम आपको यह बताएंगे कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं। इसके पश्चात हम आपको आपके पाठ्यक्रम में संकलित निबंधों के संबंध में बताएंगे। तो विद्यार्थियों, वैसे तो अगर निबंध के प्रकार की बात करें तो लेखक जब निबंध लिखता है तो उसकी एक मनोभूमि होती है और हर लेखक की अपनी अलग मनोभूमि होती है। हर लेखक के अपने अलग विचार होते हैं, लिखने का तरीका अलग होता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो निबंध के बहुत प्रकार हो जाते हैं, निबंध की अनेक पद्धतियां हो जाती हैं। फिर भी सुविधानुसार विद्वानों ने विवेचन, प्रकटीकरण और विश्लेषण आदि के आधार पर प्रमुख रूप से निबंध के 4 भेद किए हैं। कितने? नंबर 1 वर्णनात्मक, नंबर 2 विवरणात्मक, नंबर 3 भावात्मक और नंबर 4 विचारात्मक। वर्णनात्मक निबंधों का संबंध प्रायः प्राकृतिक और भौतिक उपकरणों के वर्णन से है। इस प्रकार के निबंधों में प्रायः भौगोलिक वर्णन, यात्रा का वर्णन, वातावरण परिवेश वर्णन, ऋतु, तीर्थ, सभा सम्मेलन, पर्व त्योहार आदि का वर्णन किया जाता है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो ऐसे निबंधों में व्यास शैली यानी विस्तृत शैली का प्रयोग किया जाता है। इस वर्णनात्मक निबंध प्रमुख रूप से 3 रूपों में लिखे जाते हैं। स्वप्नों की कथा में, आत्मचरित के रूप में और कथात्मक रूप में। जैसे राजा भोज का सपना स्वप्न कथा में है, आपत्तियों की पहाड़ ये स्वप्न कथा शैली में है, दीपक देव की आत्मकथा यह आत्मचरित शैली के रूप में है और अधिकांश निबंध जो हैं वर्णनात्मक शैली में मिलते हैं। इसी प्रकार विवरणात्मक निबंधों में विषय वस्तु के गतिशील रूप का चित्रण होता है। इनमें दृश्य चित्रण की प्रधानता होती है। घटनाओं का उल्लेख कम होता है। यात्रा, साहसपूर्ण कार्य, पर्वतारोहण, शिकार इत्यादि इनके विषय होते हैं। इनमें कालगत वर्णन और क्रियाशीलता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। भावात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व गौण रहता है और भाव तत्व प्रमुख हो जाता है। अर्थात रागात्मकता और भावपूर्णता प्रायः देखने को मिलती है, जिसके कारण सजीवता बढ़ जाती है। भावात्मक निबंधों में प्रमुख रूप से धारा शैली, तरंग शैली, विक्षेप शैली और प्रलाप शैली का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सरदार पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम निबंध धारा शैली में लिखा गया है। तरंग शैली माखनलाल चतुर्वेदी के निबंधों में देखने को मिलती है। वियोगी हरि और आचार्य चतुर्सेन के निबंधों में प्रायः प्रलाप शैली मिलती है देखने को। और रघुवीर सिंह के तार शीर्षक निबंध में
विक्षेप शैली का प्रयोग देखने को मिल जाता है। और भी इन शैलियों में बहुत से निबंध लिखे गए हैं, ये तो एक मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताया है। इसके बाद विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंधों में विचारों की सर्वोत्कृष्टता मिलती है। ऐसे निबंधों में विचार प्रमुख होता है। निबंधकार किसी न किसी विचार को लेकर आगे बढ़ता है। ये विचार राजनीति, धर्म, इतिहास, पुराण, विज्ञान, व्यंग, कुछ भी, कोई भी विषय हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान यह है कि निबंधकार विचारों का सुव्यवस्थित चिंतन करता हुआ आगे बढ़ता है। भावात्मक निबंधों में जहां बुद्धि दब जाती है, भाव प्रमुख होते हैं, वहां विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व ऊपर होता है, भाव तत्व गौण होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रायः निबंध विचारात्मक शैली में आते हैं। उन्होंने किसी न किसी विचार को प्रमुखता प्रदान की है। विचारात्मक निबंध प्रमुख रूप से समाज शैली और व्यास शैली दोनों में लिखे जाते हैं। आचार्य शुक्ल के निबंधों में समाज शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। विचारात्मक निबंधों की आज कई कोटियां देखने को मिलती हैं, जैसे आलोचनात्मक निबंध, गवेषणात्मक निबंध, विवेचनात्मक निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध आदि। विद्यार्थियों, निबंधों का वर्गीकरण आज दो प्रकार से और भी किया जाता है, जिनमें ये दो प्रकार हैं, एक विषयनिष्ठ, एक विषयनिष्ठ। विषयनिष्ठ निबंधों में विषय का सामान्य प्रतिपादन गौण हो जाता है और लेखक विशेष का व्यक्तित्व तो अधिक मुखर हो उठता है। ऐसे विषयनिष्ठ निबंधों को ललित निबंध भी कहते हैं। इन ऐसे निबंधों में विषय वस्तु गौण हो जाती है, लेखक का अपना व्यक्तित्व, उसकी सोच, उसका चिंतन, उसका ज्ञान, उसकी रुचियां, उसकी अभिरुचियां प्रमुखता पा जाती हैं और निबंधकार मौज मस्ती के साथ विषय वस्तु का प्रतिपादन करते हुए निबंध लिखता चला जाता है। तो उन्हें चाहे आप विषयी निष्ठ निबंध कह लीजिए और चाहे ललित निबंध कह लीजिए। और दूसरे विषय निष्ठ निबंध, ऐसे निबंध जिसमें विषय की प्रधानता होती है, जिसमें किसी न किसी प्रकार के विषय को लेखक केंद्र में रख करके निबंध लिखता चला जाता है। भारतीय निबंधकारों ने प्रमुख रूप से विषयनिष्ठ निबंध लिखे हैं, लेकिन कुछ निबंधकारों जैसे विद्यानिवास मिश्र, कुछ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी, कुबेरनाथ राय आदि ने जो है ललित निबंध, जिन्हें विषयनिष्ठ निबंध कहते हैं, वो निबंध भी लिखे हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, मैंने आपको संक्षेप में ये बताया है कि निबंध कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि लेखक का व्यक्तित्व, लेखक की मनोभूमि अपनी हर लेखक की अलग अलग होती है, तो इसलिए निबंधों के प्रकार कई भी हो सकते हैं, अनेक होते हैं, लेकिन सामान्यतः ये 4 प्रकार जिनकी चर्चा मैंने आपके सामने की है वो निबंध के प्रमुख रूप से हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा वर्गीकरण किया जाता है विषयनिष्ठ और विषयनिष्ठ। पहले को ललित निबंध कहते हैं और दूसरे को विषयनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ निबंध भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये सामान्य रूप से निबंधों के वर्गीकरण के संबंध में मैंने आपके सामने चर्चा की है। अब हम आपको ये बताते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में जो निबंध संकलित हैं, ये निबंध, उनमें ललित निबंध भी हैं और वस्तुनिष्ठ या विषयनिष्ठ निबंध भी हैं। दोनों प्रकार के निबंध हैं। आपके पाठ्यक्रम में बालकृष्ण भट्ट
चंद्र शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित विद्यानिवास मिश्र, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद हीरानवासन अज्ञे, हरशंकर परसाई, निर्मल वर्मा, कुबेरनाथ राय के निबंध संकलित हैं। कल हम आपके सामने बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इस पर चर्चा करेंगे कि बालकृष्ण भट्ट ने इस निबंध में यह स्पष्ट किया है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, अर्थात जैसे जैसे मनुष्य की भावनाएं विकसित होती जाती हैं, मनुष्य की सोच विकसित होती जाती है, मनुष्य के सोचने का दायरा बढ़ता चला जाता है, मनुष्य का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक सही प्रकार का जैसे विकास होता चला जाता है, वैसे वैसे साहित्य भी समृद्ध होता चला जाता है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। आचार्य शुक्ल ने भी कहा है कि साहित्य आम जन की चित्तवृत्ति का प्रतिफलन होता है। तो आम जन क्या सोचता है, मनुष्य के हृदय में क्या है, जैसे जैसे उसका हृदय विकसित होता है, उसके हृदय में विकास होता है, उसके विचारों में विकास होता है, वो समृद्धि और विकास की ओर बढ़ता है, उसका चिंतन विकसित होता है, वैसे ही वैसे साहित्य भी विकसित और समृद्ध होता चला जाता है। और ये बात अगर आप देखना चाहें तो आदिकाल से लेकर के आज तक के साहित्य पर अगर आप दृष्टिपात करें तो आपको अच्छी तरह ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आदिकाल में जब भौतिक संसाधन कम थे, वैज्ञानिक अनुसंधान भी कम हुआ था, ज्ञान विज्ञान का विकास भी कम हुआ था, तो उस समय के साहित्य उसी सीमा में है। आज जब भौतिक चीजों का बहुत अधिक विकास हो गया है, ज्ञान विज्ञान विकसित हो गए हैं, तो आज का साहित्य उतना ही अधिक समृद्ध हुआ है। आज के साहित्य में ऐसी बहुत चीजें मिल जाती हैं जो हमें प्राचीन साहित्य में नहीं मिलती हैं। उसका कारण केवल यही है कि जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता जाता है, वैसे वैसे साहित्य भी विकसित होता चला जाता है। एक शब्द में कहें, अगर मनुष्य समृद्ध होता है तो साहित्य भी समृद्ध होता है। तो विद्यार्थियों, ये साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। इस निबंध में इसी बात को, इन्हीं तथ्यों को बालकृष्ण भट्ट ने रखा है। उन्होंने इसमें इन चीजों को बड़े विस्तार से वर्णन किया है। कल हम आपको सर्वप्रथम इस निबंध का सारांश बताएंगे, उसके बाद निबंध में जो भी व्याख्या के लिए अपेक्षित गद्य खंड है उनकी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बालकृष्ण भट्ट की निबंध शैली के संबंध में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज अभी विदा